नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 3 राज्यों के चुनाव, झारखंड, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के मद्देनज़र प्रचार कार्य शीर्ष पर पहुंच चुका है। घमासान तेजी से छिड़ा हुआ है और इस घमासान के दौरान नफरत के बीज जो बोए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रचारकों के द्वारा, चुनाव बाद क्या इसकी विभीषिका से पूरा समाज हिल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नफरत की भाषा इतनी तीखी और विषैली हो गई है जिससे कि समाज को बंटने बांटने का खतरा उत्पन्न हो गया है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत वर्णित है कि जाति, धर्म, संप्रदाय और नस्ल के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता है और इसी अनुच्छेद 15 की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस संविधान की। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो नफरत के बाजार को स्थापित करती है और राहुल गांधी उस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और 10,000 किलोमीटर दोनों यात्राओं को लेकर पदयात्रा करते हैं और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान पूरी तरह से नहीं खोल पाते हैं, आधी अधूरी दुकान खुल पाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की बाजार का विस्तार कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऐसे तमाम कद्दावर नेता संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। नफरत फैला करके मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दे करके कटोगे, मरोगे, बटोगे जैसी बातें कह करके हिंदू समाज के बहुसंख्यक समाज को भी डरवाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि चुनाव में वोट हासिल करके, ध्रुवीकरण करके हिंदुओं का एक मुश्त वोट हासिल किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद भूल गए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जितना हिंदू मुस्लिम किया था, जितना नफरत फैलाया था और जिस तरह से राम मंदिर को मुद्दा बनाया था, प्राण प्रतिष्ठा को, मंदिर उद्घाटन को मुद्दा बनाया था, उससे उनकी हार हुई है। अब यह देश समझदार हो गया है। 98 करोड़ मतदाता समझदार हो गए हैं। अब उनके ऊपर क्या धर्म की अफीम का नशा, सांप्रदायिकता, जहरीले भाषण का असर हो सकता है? हमें ऐसा नहीं लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फितरत शुरू से रही है। 1980 में जब स्थापित की गई भारतीय जनता पार्टी, तभी से इसके अंदर सांप्रदायिक विष भरा हुआ है और वह विष दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में प्रचार करते हुए कहा कि वे हमसे रोटी छीन लेंगे। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगा तो वह मुसलमानों को उकसाएगा और वह हमसे रोटी छीन लेंगे, हमसे बेटी छीन लेंगे। घुसपैठिए
फिर से सक्रिय हो जाएंगे और आपकी बेटी को उठा ले जाएंगे, लब जिहाद करेंगे। यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुओं को उकसाने के लिए जिस तरह से आज प्रचार झारखंड में किया और झूठ पर झूठ बोला, मतदाताओं को सब्जबाग दिखाया, अमित शाह ने भी जिस तरह से जुमले और झूठ का संकल्प पत्र पेश किया, तो झारखंड की जनता पूछ रही है कि जितने फ्री बीज बांटने, जितनी रेवड़ियां बांटने की घोषणा की गई है, यह भी जुमला साबित हो जाएगी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषणों पर। झारखंड की जनता में बेचैनी है, निराशा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने वादे किए हैं, जितने मोदी की गारंटियां दी हैं, एक भी गारंटी साबित नहीं हुई है। तो प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है कि जो जुमले अभी छोड़े जा रहे हैं, जो झूठ अभी बोले जा रहे हैं, हम इस पर कैसे विश्वास कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह, योगी, हिमंता बिस्वा शर्मा और जितने भी इनके कद्दावर नेता चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं, नफरत फैला रहे हैं। इन्हें लगता है कि इस नफरत से हम 2 राज्यों के चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव फतह कर लेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि सांप्रदायिक मुद्दे को, यहाँ तक कि राम मंदिर के उद्घाटन के मुद्दे को भी इस देश की जनता ने नहीं स्वीकार किया। सांप्रदायिक जहर कितना नरेंद्र मोदी ने फैलाया था, उस पर भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडित किया, वोट नहीं दिया। तो इन्हें कैसे विश्वास हो गया कि हिंदू मुस्लिम करने, मुसलमानों को काट डालने, मार डालने का बयान देने और दिलवाने से इन्हें वोट मिलेगा। अब मुस्लिम पक्ष भी समझदार हो गया है और मुस्लिमों के खिलाफ जो जहर भरा जाता है हिंदुओं में, हिंदू समाज का अधिकांश वर्ग समझदार हो गया है। कुछ कट्टरपंथी जरूर हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी और हिमंता के उकसावे में आकर के वोट दे सकते हैं, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो सकती है। खुद आरएसएस ने कर्नाटक चुनाव के बाद कहा था कि अब धर्म और संप्रदाय का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का मुद्दा काम नहीं आएगा, और वही हुआ लोकसभा चुनाव में। लेकिन नरेंद्र मोदी, शाह, हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी करें तो क्या करें, इनके पास अपनी 10 साल की उपलब्धियां बताने के नाम पर कुछ नहीं है। इनके पास वर्तमान चुनाव को जीतने के लिए वाजिब मुद्दा, लोगों को आकर्षित करने का मुद्दा कुछ भी नहीं है। तो यह फिर से हिंदू मुस्लिम पर उतर आए हैं और नफरत की भाषा बोल करके समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग चुप्पी साधे है। गांधी जी के 3 बंदरों की तरह चुनाव आयोग को न कुछ दिखाई दे रहा है, न कुछ सुनाई दे रहा है, और न कोई उसकी जुबान निकल रही है इस हेट स्पीच और नफरती भाषणों पर लगाम लगाने के लिए। साथियों, हमारा देश कहाँ जा रहा है? हमारे देश में संविधान की खुल्लम खुल्ला अवहेलना हो रही है। संविधान को खत्म करने की बात हो रही है। इस देश की एक विचारधारा संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान की जगह मनुस्मृति लाना चाहती है, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और दूसरी विचारधारा कांग्रेस की
संविधान को बचाना चाहती है, राष्ट्र को बचाना चाहती है और भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहती है। संविधान का राज जिस तरह से आज़ादी के बाद है उसी तरह से आगे हो और उसी राज के छांव तले विकास सुनिश्चित हो, भारत विकसित राष्ट्र बने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत की जिस भाषा को लेकर के साथ चल रहे हैं और उसके बूते चुनाव जीतने के सपने संजोए हुए हैं, हमें लगता है कि नफरत की उस भाषा से लोगों का दिल दिमाग पक चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के नफरती भाषणों के झांसे में आने वाले हिंदू समाज या कोई भी समाज इनका साथ नहीं देने वाला है। तो आज क्या क्या कौन क्या कहा, जरा इस पर एक नजर। आज जहरीले भाषण की सीमा लांघ गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दिए महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश में। लेकिन चुनाव आयोग चुप बैठा है, उसने कोई कार्रवाई किया नहीं अभी तक और हमें लगता है करेगा भी नहीं। प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम हारेंगे तो सिद्धू कानू की जमीन, आदिवासी क्षेत्र में सिद्धू कानू का कभी बलिदान हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनकी जमीन आदिवासी जमीन को मानी जाती है। सिद्धू कानू की जमीन को इरफान, अंसारी, पीतांबर, नीलांबर यानी मुस्लिम समाज के लोग हड़प लेंगे, लूट लेंगे। हमारी सरकार, हमारे अहंकार को इन्होंने लूटा है और आगे भी लूटेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वे अगर जीते तो हमसे रोटी छीन लेंगे। जिस तरह से मंगलसूत्र छीनने की बात लोकसभा चुनाव में कही थी, कुछ वैसा ही राग अलाप रहे हैं प्रधानमंत्री आज की घड़ी में फिर से। वे हमसे रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे और घुसपैठिए आपकी बेटियों को उठा ले जाएंगे अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी तो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम पूछते हैं घुसपैठिए अगर आ रहे हैं तो आज से नहीं आ रहे हैं। इनकी घुसपैठ को बंद करने के लिए पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या प्रयास किया है और इन्हें क्यों घुसपैठ करने दिया है। राज्य सरकारों से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जो जवान तैनात हैं वह राज्य सरकार के अधीन नहीं आते हैं। सीमा सुरक्षा बल रक्षा विभाग या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल है। तो जो घुसपैठिए आ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार क्या हेमंत सोरेन है? क्या उसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी या अन्य क्षत्रप हैं? कतई नहीं, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगर घुसपैठिए आकर के आपकी हिंदू बेटियों को उठा ले जाएंगे तो इसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिम्मेदार होंगे। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं होना है। घुसपैठिए आजकल मुस्लिम नहीं आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए ज़्यादातर, हम ये नहीं कहते हैं कि सारे के सारे हिंदू होते, ज़्यादातर हिंदू घुसपैठिए बन करके आ रहे हैं और उन्हें रोक पाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीमा सुरक्षा बल कभी कभी चूक जाता है और वह लोग उस पार से इस पार आ जाते हैं। तो क्या बांग्लादेशी हिंदू जो वहाँ पर सताए गए हैं, सताए जा रहे हैं, वे यहाँ आ जाएंगे तो आपकी बेटियों को उठा ले जाएंगे?
वे बेचारे गरीब हैं, वहाँ नहीं रह पा रहे हैं और कुछ उन्हें उम्मीद जग रही है कि भारत हिंदुओं का देश है, वहाँ जाएंगे तो शायद हमारी जान बच जाए। इस नीयत से वो आ रहे हैं। वो इतने ताकतवर नहीं होते कि आपकी बेटियों को उठा ले जाएंगे, लफ्ज़ हाथ करेंगे, उनके साथ बलात्कार करेंगे, उन्हें मार डालेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फितरत इस देश की जनता अच्छी तरह से समझती है, उनके झूठ को अच्छी तरह से समझती है, उनके जुमले को और उनके भाषणों को अच्छी तरह से समझती है। इसलिए ऐसे भाषणों का हमें लगता है कोई असर होने वाला नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ने आज वही राग अलापा जो धर्म संसदों में राग अलापा जाता है, मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सामने कहा। वही मिथुन चक्रवर्ती जो कभी भारतीय सिनेमा में सुपरस्टार थे, आज वह कम्युनल एजेंडे में सुपरस्टार बन करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उतर चुके हैं मैदान में। इन सब कुकर्मों की शिकायत विपक्ष ने चुनाव आयोग से किया, लेकिन चुनाव आयोग हरकत में नहीं आया। हम तो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस दिन स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे नफरती भाषणों पर रोक लगाएंगे, किस दिन सुप्रीम कोर्ट की कुंभकर्णी नींद खुलेगी, जब देश में नफरत की वजह से आग लग जाएगी, पूरा देश मणिपुर बन करके जल जाएगा। क्या तब सुप्रीम कोर्ट की कुंभकर्णी नींद खुलेगी? तब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा? हमें लगता है कि तब भी नहीं करेगा, क्योंकि मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है और सुप्रीम कोर्ट टुकुर टुकुर देख रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मोहन भागवत का आरएसएस जिस तरह से नफरत बढ़ा रहा है और इस नफरत को चुनाव जीतने का जरिया बना रहा है और इस नफरत को अस्थायी भाव देने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा है, उससे न सुप्रीम कोर्ट जागेगा और न कोई अन्य विकल्प हमारे सामने हैं। हमें लगता है कि इस देश की जनता को ही ऐसे नफरती चिंटुओं से मुक्ति दिलाने के लिए 98 करोड़ मतदाताओं को सामने आना होगा और इन नफरती तत्वों के खिलाफ वोट दे करके, इनके वोट पर चोट करके इन्हें सबक सिखाना होगा। तभी इनकी आंखें खुलेगी जब इनकी हार होगी। एक झटका दे चुका है मतदाता इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोकसभा चुनाव में जब इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 में जीती गई 303 सीटों की जगह सिर्फ 240 सीटें देता है, 63 सीटें कम देता है। यह झटका बहुत बड़ा झटका है और इसी झटके की वजह से एक लंगड़ी लूली सरकार बनती है और उसके अगुआ, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते। अब की बार इन्हें इससे बड़ा झटका देना है और 240 से लेकर के सिर्फ 40 पर समेट देना है, तब इनकी आंख खुलेगी और तब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि इस देश के मतदाता क्या चाहते हैं। इस देश के मतदाता समरसता चाहते हैं, समाज में सौहार्द चाहते हैं, भाईचारा और प्यार चाहते हैं, वैसा ही प्यार जैसा कि सदियों से करते हैं। इस देश के मतदाता चाहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बने, भारत मणिपुर कतई न बने और जो लोग मणिपुर बनाने की कोशिश करें उन्हें सबक सिखाया जाए। सबक सिखाया भी गया और हमें लगता है कि इन चुनावों में भी सबक सिखाने का मन इस देश की जनता बना चुकी है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सब के सब नफरती हो गए हैं। और एक बात हम और कह दें कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, एक नफरती पार्टी है। अगर यह नफरत को खत्म कर देगी तो इसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही खत्म हो जाएगी। जिस पार्टी का जो संस्कार है उस संस्कार से अगर हट जाएगी तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आरएसएस के सह सरसंघचालक दत्तात्रेय होसबोले ने थोड़े दिनों पहले कहा था कि राहुल गांधी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान तो सजाते हैं, लेकिन आरएसएस से मिलने के लिए आरएसएस के पास नहीं आते हैं। राहुल गांधी ऐसे नफरती तत्वों के पास क्यों जाएं जो देश में हिंसा करते हैं, आग लगाते हैं, नफरत बढ़ाते हैं और दंगा फैलाते हैं। बटोगे तो कटोगे जैसे भाषणबाजी करते हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों से राहुल गांधी क्यों मिले? आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो कि अपराधी संस्था है, आतंकी संस्था है। यह संस्था अस्त्र शस्त्र की पूजा करती है, अस्त्र शस्त्र से मोहब्बत करती है, संविधान से मोहब्बत नहीं है। जितने भी आरएसएस के बड़े नेता, बड़े पदाधिकारी हुए हैं, सब ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। जब से संविधान लागू हुआ है तब से इन लोगों ने कई बार संविधान को जलाया है और संविधान के खिलाफ भाषणबाजी करना, लेख लिखना, तिरंगे झंडे का अपमान करना इनकी फितरत है। इन्हें राष्ट्रवादी और देशभक्त नहीं कहा जा सकता। इन्हें सिर्फ नफरती, आतंकी और अपराधी ही माना जा सकता है। जो समाज के लिए, जो समाज को नुकसान पहुंचाए, समाज को तोड़ने का काम करे, समाज को बांटने का काम करे, समाज को डरवाने का काम करे, ऐसा काम तो सिर्फ आतंकवादी ही करते हैं। और वही आतंकी संगठन आरएसएस है और उसी संगठन की उपज भारतीय जनता पार्टी है। गिरिराज किशोर ने अभी थोड़े दिनों पहले किशनगंज से लेकर के, भागलपुर से लेकर के किशनगंज तक पद यात्रा किया था, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। तो उस भाषण में उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कि अगर मुसलमान हमें एक थप्पड़ मारेगा तो हिंदुओं संगठित हो जाओ, अगर वो एक थप्पड़ मारे तो तुम 100 थप्पड़ मारो। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हुए इस तरह की भाषणबाजी और इससे ज़्यादा विषैली भाषणबाजी करे तो इसे क्या कहा जाएगा? योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। जैसे मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, जिसे कि काटा जाता है, उसी तरह से तुम भी कटोगे। यानी हिंदू समाज को डरवा रहे हैं कि बटना नहीं, वोट नहीं बटने देना। अगर वोट बटने दोगे तो कटोगे। कौन काटेगा? मुसलमान काटेंगे, हिंदू हिंदू को काटेंगे, कोई किसी को नहीं काटेगा। लेकिन एक डर और भय पैदा करके नफरत बढ़ाने का काम, हिंदू मुस्लिम के बीच जहर घोलने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अपने मथुरा में दिए भाषण से लेकर के अब तक लगभग रोज इसकी चर्चा होती है कि कटोगे तो बटोगे और धमकी दी जाती है हिंदू समाज को। इसी नारे के तहत राहुल गांधी के ओबीसी हक और अधिकार की बात जो करते हैं, ओबीसी को उसका हक अधिकार देने के लिए जनगणना की मांग करते हैं, तो ओबीसी को बांटने और जातिवाद फैलाने का उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है और उन्हें भी धमकी दी जा रही है
कि अगर राहुल गांधी के कहने के आधार पर बंटोगे जातियों में, राहुल गांधी किसी को बांटने और काटने की बात नहीं कह रहे, वह हक अधिकार की बात कर रहे हैं और ऐसे समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं जिसकी संख्या इस देश में 60% से अधिक है और उन्हें 10% भी उनका हक नहीं मिल पाया है। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग को नेगेटिव थिंकिंग बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोलती है और किस तरह से नफरत फैला करके इस देश को ख़त्म करना चाहती है। मणिपुर तो 1.5 साल से जल रहा है, अभी तक वहाँ की हिंसा कम नहीं हुई और पूरे देश को मणिपुर बनाने का जो कुचक्र रचा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी शाह और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि देश के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचने के लिए हमें संविधान को बचाने के लिए इनके ओट पर चोट करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।